उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महिला वकील के इलाज के दौरान हुए विवाद को लेकर भारी हंगामा हो गया। जूनियर डॉक्टरों ने वकीलों पर मारपीट का आरोप लगाया, गुस्से में आकर हड़ताल पर चले गए। बवाल प्रयागराज के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसआरएन हॉस्पिटल में हुआ। हड़ताल से मरीजों की परेशानियां बढ़ गईं, खासकर इमरजेंसी वार्ड में हालात बिगड़ गए। दूसरी तरफ वकीलों ने भी डॉक्टरों पर मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने सड़क पर उतरकर हाईवे को जाम कर दिया। हंगामे की शुरुआत तब हुई जब एक वकील सड़क हादसे में घायल हो गई। उनके साथी उन्हें एसआरएन हॉस्पिटल लेकर गए। वकीलों के मुताबिक जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने इलाज शुरू करने में देरी की। दूसरे वकीलों को वहां से जाने के लिए कह दिया। इसी बात पर उनके बीच बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, हंगामे में बदल गई। अस्पताल परिसर जंग का मैदान बन गया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस बुलानी पड़ गई। पुलिस ने वकीलों को वहां से हटाना शुरू किया। अब इस पर मामला और बिगड़ गया। तब तक जूनियर डॉक्टरों ने मारपीट का आरोप लगाया और नारेबाजी शुरू कर दी। जूनियर डॉक्टर अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए। उनके मुताबिक इमरजेंसी वार्ड में भर्ती अपने साथी को देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में वकील पहुंच गए थे। इस वजह से दूसरे मरीजों को परेशानी होने लगी थी। यह देखते हुए जब वकीलों को वहां से हटने के लिए बोला गया तो वो आपे से बाहर हो गए। मारपीट शुरू कर दी, तोड़फोड़ शुरू कर दी। डॉक्टरों से मारपीट किया और यहाँ के जो रिकॉर्ड्स रजिस्टर्स रहते हैं काफी तोड़फोड़ किया। यहाँ के गेट और काफी यहाँ चोट आई डॉक्टरों को। मारपीट में कई डॉक्टर घायल हो गए। डॉक्टरों ने हंगामा करने वाले आरोपियों को पकड़कर उन पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। अस्पताल में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की ताकि फिर ऐसी घटना ना हो। लेकिन वकीलों ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक मारपीट तो डॉक्टरों ने की, अस्पताल के कर्मचारियों की। वो तो अपने साथी को देखने गए थे, वो कह रहे हैं, उनका हाल जानने गए थे, लेकिन इलाज में देरी हुई। उन्होंने इस पर आपत्ति जताई तो कुछ डॉक्टरों के साथ बहस शुरू हो गई। वकीलों ने दावा किया बातचीत चली रही थी कि डॉक्टरों ने कई वकीलों को बंधक बना लिया, बंधक बनाकर उन्हें पीटा। कई वकीलों को चोट आई। हम लोग को कमरे में ले जाके बंद करके बंधक बना के मारा गया। पुलिस प्रशासन वहाँ पे जो आए थे, पूरे सारे डॉक्टर थे, पूरा स्टाफ था। फिर नाराज वकीलों ने सड़क को जाम कर दिया। अस्पताल के बाहर उन्होंने सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, गाड़ियों को रोक दिया, हाईवे पर भी बैठ गए। पुलिस उन्हें समझाने पहुंची, लेकिन वकीलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान फिर दर्ज कर लिया। जहां पर इलाज को लेकर डॉक्टरों और वकीलों में आपस में वाद विवाद हुआ है। दोनों पक्षों से वार्ता चल रही है। मौके पर तत्काल रूप से पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे हैं और पिस गए दूसरे मरीज। एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों की हालत खराब हो गई। जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से इमरजेंसी वार्ड और बाकी सब विभागों में काम ठप हो गया। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दीपिका नागर की जो मौत हुई थी, उस मामले में पुलिस ने दीपिका की सास को भी गिरफ्तार कर लिया। दीपिका के पति के चाचा को भी पुलिस ने पकड़ लिया। इस मामले में पति ऋतिक और ससुर मनोज को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दीपिका के मायके वालों ने सभी पर दहेज के लिए बेटी की पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया था और दावा किया था कि दीपिका की हत्या के बाद उसे मकान की तीसरी मंजिल से फेंक दिया था और इस मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो केस की परतें खुलनी शुरू हुई। रिपोर्ट में दीपिका के शरीर पर घाव के 30 से ज्यादा निशान मिले, रिपोर्ट कह रही थी। तो पुलिस ने शिकंजा कसते हुए दीपिका की सास पूनम को गिरफ्तार कर लिया। दीपिका के पति ऋतिक के चाचा विनोद को भी पकड़ लिया। पूरा घर इन्वॉल्व है इसमें, कोई ऐसा वो नहीं है। जो नाम लिखे हमने एक सिस्टर उसकी छोड़ दी है इसी वजह से कि हमें लगा कि ये इन्वॉल्व नहीं है। पूरा घर मनोज के हैंड पे चलता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने कोई जानबूझ के किसी के उनके नाम लिखवाए हैं या हमें किसी से कोई वो नहीं है। दीपिका के पिता हैं संजय नागर। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई। आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। ऐसे भक्षकों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी सजा
बहुत ही वो होनी चाहिए। हाँ, फांसी तक की सजा भी कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। संजय नागर ने 17 मई को ही दीपिका के ससुराल के कुल 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। सभी के खिलाफ दहेज के लिए हत्या की धारा, महिला के साथ क्रूरता करने पर लगने वाली धारा और दहेज प्रताड़ना के लिए लगने वाली धाराएं लगाई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उधर यूपी की राजधानी लखनऊ में एक अस्पताल के अंदर एक पुलिस वाले को कुछ लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। लखनऊ के वजीरगंज इलाके में एक अस्पताल में एक हेड कांस्टेबल को कुछ लोगों ने दौड़ा कर पीट दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी वकीलों की ड्रेस में आए थे। हेड कांस्टेबल वहां एक व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम करवाने पहुंचे थे, तभी उन लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि उन्होंने हमला क्यों किया। ओडिशा के कटक में एक युवक की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उन लोगों ने उस युवक पर जादू टोना करने का शक जताया और जंगल में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां पुलिस की टीम भी तैनात रही। प्रशासन के मुताबिक अवैध कब्जा हटाने के लिए लोगों को कई बार नोटिस जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आवारा कुत्तों ने एक बच्ची पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई। घटना के बाद इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि वो कई बार नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उधर वाराणसी में बीएचयू में एक परीक्षा हुई, उसमें ब्राह्मणवाद पर पूछे गए एक सवाल को लेकर कुछ छात्रों ने बवाल कर दिया। एमए इतिहास के 4थे सेमेस्टर की परीक्षा थी। पेपर मिला छात्रों को, पेपर में कई सारे प्रश्न थे। एक प्रश्न ऐसा था जो कुछ छात्रों को खटक गया। सवाल यह था कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में किस प्रकार बाधा डाली। यह सवाल था। इस सवाल पर छात्रों ने नाराजगी जताई। मामले ने तूल पकड़ लिया। बात बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी तक पहुंच गई। उसके कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। बीएचयू के इतिहास विभाग के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एबीवीपी से जुड़े छात्र हाथों में बैनर लेकर, पोस्टर लेकर पहुंच गए। प्रश्न पत्र तैयार करने वाले शिक्षक के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर लेकर पहुंच गए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने हंगामा और नारेबाजी कर दी। एमए के 4थे सेमेस्टर के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता ने प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रगति में किस प्रकार बाधा डाली। छात्रों ने बताया एमए इतिहास के 4थे सेमेस्टर का पेपर इतिहास विभाग के प्रोफेसर सुतपा दास ने तैयार किया था। नाराज छात्रों ने उन पर इस तरह के प्रश्न के जरिए अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। अराजकता फैलाने का प्रयास विद्यालय में किया जा रहा है, वो बंद हो। इस तरह के लोग लगातार इस तरह का प्रश्न पूछते हैं, जिससे विद्यालय में विवाद बढ़ने के बाद भी पेपर के प्रोफेसर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीएचयू प्रशासन ने आधिकारिक रूप से साफ किया कि जो प्रश्न पूछा गया था वो सिलेबस से ही पूछा गया था। विश्वविद्यालय ने बताया कि ब्राह्मणवादी पितृसत्ता विषय एमए के सिलेबस में है, इसी आधार पर प्रश्न तैयार किया गया। और सफाई दी कि जानबूझकर किसी गलत मंशा से ऐसा नहीं किया गया, लेकिन प्रश्न को लेकर कुछ छात्र बुरी तरह भड़क गए। शिक्षक का धर्म है समाज में समरसता लाना, कक्षा में समरसता लाना। किसी एक जाति विशेष के प्रति, चाहे एक धर्म विशेष के प्रति इस प्रकार से कुंठित मानसिकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन शायद जिसने प्रश्न पत्र बनाया है वो हमारे दृष्टि में बस कुंठित है और कुछ नहीं है। बीएचयू में इतिहास विभाग के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के छात्रों ने प्रश्न की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पेपर तैयार करने में जो भी लोग लगे हैं उनके इस्तीफे की भी मांग कर दी। और बीएचयू में बवाल सिर्फ ब्राह्मणवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर ही नहीं हुआ, बल्कि वहां पीपल के पेड़ों पर पूजा रोकने की मांग हुई तो उस पर भी विवाद छिड़ गया। बीएचयू के एक अधिकारी ने कुलपति को एक चिट्ठी लिखी कि पीपल के पेड़ों की पूजा पर रोक लगनी चाहिए, पेड़ों के पास दिए जलाए जाने पर रोक लगनी चाहिए, पेड़ों पर कलावा बांधे जाने पर रोक लगनी चाहिए। उस अधिकारी ने इस रोक के पीछे पेड़ों के संरक्षण का हवाला दिया।
कि पेड़ों पर कलावा बांधने से उन्हें नुकसान पहुंचता है, दिए जलाने से पेड़ों की छाल जल जाती है, अगरबत्तियों का धुआं पेड़ों के आसपास की मिट्टी को दूषित करता है, दियों में भरा तेल मिट्टी को प्रदूषित करता है, कि पीपल के पेड़ पर्यावरण संरक्षण में बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनसे बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन पीपल के पेड़ों पर कलावा बांधकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यह कहा उन्होंने। पेड़ों के नीचे दिए जलाकर उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उनका कहना है बीएचयू परिसर में पीपल के कई पेड़ हैं, वहां लोग पूजा करते हैं, जिससे पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अधिकारी ने पूजा पर रोक की मांग की तो कई छात्रों ने इस पर आपत्ति जताई, कुछ प्रोफेसरों ने भी आपत्ति जताई, नाराजगी जताई। धागा बांधने का तात्पर्य उसके संरक्षण से है, न कि उसको नुकसान पहुंचाने से है। किसी का हम पूजन करते हैं, अगर बहनें हमारे हाथ में धागा बांधती है तो भाई के नुकसान की कल्पना नहीं होती, वहां भाई के अभ्युदय की कल्पना होती है। तो वैसे ही धागा बांधना जो है वो प्रेम का प्रतीक है, सौहार्द का प्रतीक है। बीएचयू के कुछ प्रोफेसरों ने कुलपति को पत्र लिखने वाले अधिकारी पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पीपल के पेड़ों की पूजा को लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला बताया। इधर हरियाणा के फरीदाबाद में एक सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट पर दवा देने के लिए अपनी जगह पर एक दूसरे लड़के को रखने का आरोप लगाया गया, यानी अपनी जगह किसी और को रख दिया। सरकारी दस्तावेज में जिस फार्मासिस्ट की तैनाती अस्पताल में थी, फार्मासिस्ट यानी जो दवा देते हैं, तो जिनकी तैनाती थी वो गायब थे, उनकी जगह कोई और लड़का मरीजों को दवा दे रहा था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सरकारी अस्पताल में मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगे, हंगामा हो गया, जांच हुई, पता चला आरोप सही है, क्योंकि अस्पताल में मरीजों को दवाएं देते हुए देवेश नाम का लड़का मिला। पूछताछ की गई तो पता चला उसको अस्पताल में तैनात किए गए फार्मासिस्ट ब्रिजेश यादव ने रखा है। अपनी जगह अपनी नौकरी मिली, उसको रख दिया दवा देने के लिए। फार्मासिस्ट हो आप? ब्रिजेश सर ने रखा। ब्रिजेश ने रखा है, किस लिए? ब्रिजेश कौन है? ब्रिजेश कौन है? फार्मासिस्ट सरकारी हैं वो? और आप? उन्होंने रखा। कितनी सैलरी मिलती है आपको? अभी कुछ नहीं। कब रखा था? 14 डेट हैं? 14 मई। तो पूछने पर सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टोर पर मरीजों को दवा दे रहा देवेश सकवका सा गया, भौचक्का रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सवालों का जवाब कैसे दे। तो आपको पता है आपको ऐसे रख नहीं सकते इस तरह से, कोई पता है आपको? क्यों रखा फिर आपको यहाँ? क्यों, कैसे दवाई दे रहे हैं आप यहाँ? तो मैंने ट्रेनिंग करी है। नहीं, ट्रेनिंग करी है तो आपकी जिम्मेदारी यहाँ थोड़ी है। फिर ट्रेनिंग तो बहुत लोग करके गए यहाँ से, सारे लग रहे हैं क्या यहाँ? देवेश ने बताया वो फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल से 6 महीने तक मेडिकल स्टोर में दवा देने की ट्रेनिंग भी कर चुका। और ड्यूटी पर तैनात फार्मासिस्ट ब्रिजेश यादव आते ही नहीं है। ब्रिजेश ने क्या बोला था तुमसे? कि सर यहाँ पे अभी है नहीं कोई ट्रेनिंग पे, तो आप आके कर लेते हैं। तो ब्रिजेश आते हैं यहाँ? सर आते हैं कब? कभी कभार उनकी ड्यूटी है यहाँ, वैसे रोजाना की ड्यूटी है? आते नहीं, पर कभी कभी आते हैं। अस्पताल के दूसरे कर्मचारियों ने भी इस तरीके से मरीजों की जान से खिलवाड़ किए जाने को खतरनाक माना और फार्मासिस्ट की जगह पर किसी और की तैनाती को गलत बताया। तो बाहरी आदमी को ऐसे रख सकते हैं क्या? सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ऐसे बाहर के लोग को तो कोई भी नहीं रख सकता कहीं भी। अस्पताल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर से सवाल किए गए। उन्होंने कहा सरकारी फार्मासिस्ट ब्रिजेश यादव की कोई ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले भी वो लंबी लंबी छुट्टियां ले चुके हैं, ड्यूटी पर लापरवाही करते रहे। उनके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को शिकायत भी की गई थी, लेकिन अस्पताल के अधिकारी ने इस लापरवाही में अस्पताल प्रशासन की गलती मानने से इनकार कर दिया। एम्प्लॉय या स्टाफ जो भी कुछ करता है उसके बारे में कार्रवाई की जाती है, और जो अपनी जो गलती जो कर रहे हैं उसके वो खुद जिम्मेदार। तो अस्पताल प्रशासन ने ब्रिजेश यादव पर सख्त कार्रवाई का फिर भरोसा दिया। उधर मध्य प्रदेश के सीएम ने भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की बात कही। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्विशा शर्मा के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। सीएम ने उनके परिजनों को भरोसा दिया कि सरकार उनकी पूरी तरह मदद करेगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि मामले की जांच के लिए सीबीआई को पत्र लिखा जाएगा। 12 मई को ट्विशा शर्मा की उनके ससुराल में संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। उनके मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते हुए हाईवे पर बाइक चलाई और वीडियो बनवाया। वो लड़की दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लहंगे में बाइक चलाती दिखी। इस दौरान उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में दवा व्यापारियों ने रैली निकाली और उन्होंने 24 घंटों के लिए अपनी दुकानों को बंद रखा। उन्होंने केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा और ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। उधर बिहार की राजधानी पटना में टीचरों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा TRE-4 के कई अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो सभी परीक्षा को जल्द करवाए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। बड़े स्तर पर जुलूस निकालने की तैयारी में थे। वो सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो गए। पटना कॉलेज से उनका आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही देर में पुलिस ने आंदोलन के बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस पर अभ्यर्थियों ने नारे लगाने शुरू कर दिए। राज्य सरकार को खूब कोसा। उनकी मांग है कि TRE-4 के तहत होने वाली परीक्षा का विज्ञापन तुरंत जारी किया जाए। परीक्षा में देरी न हो, क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और इन्हीं मांगों के साथ वो पटना कॉलेज के नजदीक इकट्ठा हुए। वहां से जुलूस निकालने की योजना थी। राजभवन तक मार्च निकालने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। अभ्यर्थियों के नेता रिंकल यादव को वो हिरासत में ले लिया। पुलिस वाले उन्हें उठाकर अपने साथ ले गए और प्रदर्शनकारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस रुकी नहीं। उन्हें एक और नेता खुशबू पाठक को भी इसी तरह वहां से हटाया। किस तरह से लड़कियों के साथ। तो प्रदर्शनकारी गुस्से में आ गए, पुलिस की गाड़ी को घेर लिया, अपने नेताओं के समर्थन में नारे लगाने लग गए, राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लेकिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। जवान बड़ी संख्या में थे। उन्होंने कुछ ही देर में प्रदर्शनकारियों को पटना कॉलेज से हटा दिया, भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इस बीच राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा विभाग लगातार कोशिश में है, जल्द ही TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने चेतावनी दी कि जो लोग इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई की जाएगी उन पर। TRE-4 के तहत करीब 46,000 से ज्यादा टीचरों की भर्ती होनी है, लेकिन परीक्षा में देरी हो रही है, उसको लेकर अभ्यर्थियों में गुस्सा है। सरकार ने पिछले साल जुलाई में ही इस परीक्षा की घोषणा की थी। कई महीने बीत जाने के बावजूद परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं हो सका। इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में मौजूद हॉस्टल में मिलने वाले खाने में कॉकरोच और प्लास्टिक का टुकड़ा मिलने का आरोप लगा तो छात्रों ने हंगामा कर दिया। एक छात्र ने दावा किया कि खराब खाना खाने की वजह से परीक्षा के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, और जब उसने इसकी शिकायत यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से की तो उसे धमकाया गया, डराया गया। हालांकि इस पूरे विवाद में यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन खराब खाने और छात्र को धमकी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संगठन के अध्यक्ष आर्यन मान भी साउथ कैंपस पहुंच गए, धरना दिया, नाराजगी जाहिर की। नाराज छात्रों ने कुछ तस्वीरें दिखाई और दावा किया कि उनके खाने में कॉकरोच मिला, गुटखे के पाउच का टुकड़ा मिला। असम से दिल्ली आकर पढ़ाई कर रहे पवन नाम के एक छात्र ने दावा किया कि खराब खाने की वजह से उनकी तबीयत परीक्षा के दौरान बिगड़ गई थी, उल्टियां हो गई थी उन्हें। वो डर गए और अस्पताल से उन्हें दवा लेनी पड़ी। इसके बाद जब वो खराब खाने की शिकायत लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के पास गए तो उन्हें धमकी दी गई। जब मैं सर को सब बताता हूँ, सर मेरे से बदतमीजी से बात करने लगते हैं। बोला कि तू सुन, तू अभी अपना रास्ता खुद देख ले, तेरा एग्जाम 6 तारीख को खत्म होगा, 6 तारीख के बाद तू यहाँ से निकल जाएगा, तेरा बहुत हो गया। जबकि मैंने सर को मेरे जेन्युइन प्रॉब्लम्स बताए थे। पवन का आरोप है उन्होंने खराब खाने की लिखित शिकायत की थी, लेकिन धमकी देकर उन्हें डराया गया। और सर जब मुझे ऐसे धमकी देता है, मैं पहली बात बहुत डर गया कि मैं अगर मुझे ऐसे निकल दिया जाता तो मैं कहाँ जाऊँगा। तभी मैंने अपने सीनियर से बात किया और जो हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आज यहाँ पे मतलब एकजुट हुए हैं। तो हॉस्टल में खराब खाने की शिकायत पर छात्र को धमकी दिए जाने से वहां पढ़ने वाले दूसरे छात्र भड़क गए। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस में धरना दे दिया, नारे लगाए, हम अपना अधिकार मांगते हैं। और छात्र संघ के अध्यक्ष आर्यन मान ने भी हॉस्टल में खराब खाने की शिकायत की। स्टूडेंट्स को 3rd क्लास क्वालिटी का खाना मिलता है,
और दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है पूरी इंडिया की, उसके बाद भी स्टूडेंट्स के खाने में कॉकरोच, अदर इंसेक्ट जैसी चीज़ें पाई जाती है। आज तमाम स्टूडेंट्स के साथ हमने यहाँ प्रोटेस्ट करा। छात्रों ने हॉस्टल में अच्छा खाना दिए जाने की मांग की, साफ सफाई का ध्यान रखे जाने की मांग की। उधर केरल में 1 जून से दूध की कीमत में 4 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया गया। केरल में 1 लीटर दूध की कीमत में 4 रुपए की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया। नई कीमतें 1 जून से लागू होंगी। इससे पहले अमूल और मदर डेयरी ने भी देश भर में दूध के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की थी। केरलम सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के कल्याण के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग का गठन किया। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। कर्नाटक के बेल्लारी में 24 साल की एक लड़की के खुदकुशी करने का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक उस लड़की के पास एक सुसाइड नोट मिला और उसमें लिखा था कि उसके पति और सास दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे परेशान होकर उसने अपनी जान ले ली। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रेप के एक आरोपी के जेल से बाहर आते ही फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया, जुलूस निकाला गया, सम्मान में नारे लगाए गए, फूल बरसाए गए। सुशील प्रजापति नाम के उस आरोपी को जमानत मिली तो जमानत पर बाहर आया। पिछले साल अगस्त महीने में जेल भेजा गया था। हिंदू युवा वाहिनी नाम के संगठन का नगर अध्यक्ष वो रह चुका है। उस पर रेप का आरोप लगा था, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा था। एलएलबी की एक छात्रा का आरोप था कि मदद करने के बहाने वो उसे अपने साथ ले गया था और उसका रेप किया था। पुलिस शिकायत के बाद आरोपी को 20 अगस्त 2025 को गिरफ्तार किया गया था, पिछले साल। तभी से वो गाजियाबाद की जिला जेल में बंद था, लेकिन कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। जमानत मिली तो वो जेल से बाहर आया। 9 महीने के बाद जमानत पर जेल से बाहर आया। उसकी जमानत पर उसके समर्थकों ने जश्न मनाया, कई गाड़ियों का काफिला निकाला, जिला जेल के बाहर बड़ी संख्या में पहुंच गए। सुशील प्रजापति के जेल से बाहर निकलते ही समर्थकों ने उसका स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई। कुछ समर्थकों को उसने गले लगा लिया, कुछ समर्थक तो उसके पैर छूते नजर आए। थोड़ी देर में उन्होंने उसे अपने कंधे पर बैठाया, कंधे पर बैठाकर सड़क पर चलते नजर आए। बाकी लोग भी साथ साथ चलते रहे, नारे लगाते रहे, खुशी से झूमते दिखाई दिए। जश्न मनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड किए उन्होंने। जश्न मनाने का वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया। जानकारी मिली तो पुलिस ने जांच शुरू की, कार्रवाई की बात कही। उधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पलक नाम की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मौत हो गई तो हड़कंप मच गया। 21 साल की पलक की 1 साल पहले ही शादी हुई थी। उसके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे मार डाला, जबकि ससुराल वालों ने पलक की मौत को आत्महत्या बताया। यानी फिर एक वैसा ही केस। घर वालों के मुताबिक ससुराल वालों के मुताबिक पलक ने फांसी लगाकर जान दी, लेकिन मामले की जांच के दौरान पलक के कुछ वीडियो पुलिस के हाथ लगे। उनसे संकेत मिले कि पलक मानसिक तनाव में थी। 10 दिन पहले पलक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। उसमें पैनिक अटैक, घबराहट और डिप्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा नींद पूरी ना होना, लगातार रोते रहने का भी जिक्र किया था। पुलिस को शक है कि इस वीडियो के जरिए पलक अपने निजी जीवन के बारे में कुछ कहना चाहती थी। इसीलिए पुलिस ने पलक के सोशल मीडिया अकाउंट और उस पर पोस्ट किए गए वीडियो की जांच शुरू कर दी। हर पहलू में इसमें जांच कर रहे हैं। जो रील भी हमें, जो वीडियोस भी कुछ मिले हैं, उनका भी हम अभी सत्यता की पुष्टि करेंगे। उपरांत इसमें जो तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पलक की मौत हुई तो उसके परिवार वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पलक का शव बीच रास्ते पर रखकर प्रदर्शन किया, चक्का जाम कर दिया। पुलिस पहुंच गई, वहां से हटाने की कोशिश की उनको। ये आप धमकी दे रहे हो क्या? रोड पे रखे पूरे शहर का यातायात चक्का जाम हो रहा है। ये रोड में रखने के लिए आपको किसने अधिकार दिया है? पीछे एम्बुलेंस खड़ी हुई है, हम एफआईआर कर रहे हैं उसमें, लेकिन हर प्रक्रिया का जांच है एक टाइम है ना। हम अपना केस कमजोर नहीं करेंगे। काफी देर तक पुलिस और परिवार वालों के बीच बहस होती रही। इसके बाद आखिरकार परिवार वाले वहां से हटने को तैयार हो गए। पलक के पिता के मुताबिक 12 मई को
पलक ने उन्हें फोन किया था। करीब 20 मिनट तक उनकी बात हुई थी और तब उसने कहा था कि पापा ससुराल में मुझसे कोई बात नहीं करता, 3 दिन से मैंने खाना भी नहीं खाया, ससुराल वाले मुझसे कार और सोने की चेन मांग रहे हैं, मुझे लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। पलक ने कहा था कि पापा मुझे यहां से ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये उनका कहना है। मैंने 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। मैंने बेटा क्यों नहीं खाया? क्या मेरे से लड़ाई लड़ रहे हैं जे? तई नहीं खाया, मेरे से बहुत कर रहा है झगड़ा मेरे से। छोटा बन का उस बीच वाला देवर था और सास दी। पलक के पिता ने बताया कि फोन कटने के 20 मिनट बाद उनके दामाद का फोन आया और उन्होंने कहा कि पलक ने फांसी लगा ली। पलक की शादी पिछले साल अप्रैल महीने में हुई थी। 1 महीने पहले ही पलक की शादी को 1 साल हुआ। तो परिवार वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी सास और देवर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे और पलक की मौत को प्लानिंग के तहत की गई हत्या बताया। पलक के ससुराल वालों पर आरोप लगाया, जबकि ससुराल वालों का कहना है पलक ने आत्महत्या की, उसने फांसी के फंदे से लटक कर अपनी जान ले ली। इधर डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787 विमानों की उड़ान पर जांच पूरी होने तक रोक लगा दी। देश भर में विमानों के परिचालन पर नजर रखने वाली भारत सरकार की एजेंसी डीजीसीए ने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमान की उड़ान पर रोक लगा दी। डीजीसीए के मुताबिक फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच के बाद ही ये विमान उड़ान भर सकेंगे। ये जांच डीजीसीए की निगरानी में बोइंग की लैब में होगी। सेना के लिए हथियारों की रिसर्च करने वाले संगठन डीआरडीओ ने ड्रोन से दागी जाने वाली स्वदेशी मिसाइल ULPGM-3 का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल हवा से जमीन और हवा से हवा दोनों में वार करने में सक्षम है। दुश्मन के टैंक, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को भी ये तबाह कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में इसे बड़ी उपलब्धि बताया। मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में 31 मई तक चलने वाले सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 की शुरुआत हो गई। इस युद्धाभ्यास में भारत समेत 12 देशों की सेनाएं हिंद महासागर इलाके में सैन्य सहयोग और आपसी तालमेल बढ़ाने की ड्रिल करेंगी। उधर मुंबई के बांद्रा में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हो गया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। रेलवे प्रशासन के मुताबिक बांद्रा के गरीब नगर इलाके में लंबे वक्त से रेलवे की जमीन पर कब्जा किया हुआ था लोगों ने। रेलवे की जमीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, अवैध तरीके से मकान बना लिए थे, झुग्गियां बना ली थी। रेलवे प्रशासन ने उन्हें हटाने का काम शुरू किया। बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई थी। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। अभियान चलाने से पहले लोगों को मकान खाली करने के आदेश दिए गए, झुग्गियां खाली करने के आदेश दिए गए। कुछ लोगों ने अपने मकान खाली कर भी दिए, झुग्गियां खाली कर दी, लेकिन भारी संख्या में लोगों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध जताया, हंगामा किया, अपने मकानों के बाहर खड़े हो गए, कार्रवाई रोकने की कोशिश की। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव कर दिया। पुलिसकर्मियों से भिड़ गए वो, पुलिसकर्मियों को घेर लिया। बड़ी संख्या में महिलाएं उनके सामने खड़ी हो गई। पुलिसकर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, भीड़ को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ वहां डटी रही, महिलाएं डटी रही। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। उनके पीछे दौड़ पड़े, भागते नजर आए, भीड़ को हटाते नजर आए, लाठीचार्ज कर दिया और लोगों पर डंडे बरसा दिए। लाठीचार्ज के दौरान लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर दौड़ते दिखे, भागते दिखे और इस बीच कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए, लहूलुहान हो गए। उन पुलिसकर्मियों को एक एम्बुलेंस में बिठाया गया, उनका इलाज शुरू किया गया, जबकि बाकी पुलिसकर्मियों ने बांद्रा के गरीब नगर इलाके को घेर लिया और घेरेबंदी कर दी। वहां एक कतार बनाकर पुलिसकर्मी खड़े हो गए। पुलिस के अलावा आरपीएफ के जवान भी तैनात कर दिए गए और पुलिस और आरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अवैध मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया, उन्हें जमींदोज कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। 100 से ज्यादा अवैध मकानों को तोड़ दिया गया। बड़ी संख्या में झुग्गियों को तोड़ा गया। हर तरफ मलबा बिखरा दिखाई दिया, कंक्रीट के मलबे का ढेर जमा हो गया, टिन शेड के टूटे हुए टुकड़े जमा हो गए, खिड़कियां दरवाजों के टुकड़े जमा हो गए। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान अभी कुछ और दिन तक चलेगा। हजारों झुग्गियों को हटाया जाना है, रेलवे की जमीन से कब्जा हटाया जाएगा। इधर हरियाणा के पानीपत में एक वकील ने आरोप लगाया कि रास्ता मांगने पर कुछ लड़कों ने उनकी पिटाई कर दी। वकील ने आरोप लगाया, डंडे मार मार कर उनका पैर तोड़ दिया।
हेमंत नाम के वकील के मुताबिक वो पानीपत के मॉडल टाउन इलाके में रहने वाले अपने एक दोस्त के घर जा रहे थे। रास्ते में एक गाड़ी चल रही थी। वो गाड़ी सड़क के बीचों बीच चल रही थी। उसकी रफ्तार काफी कम थी। इसकी वजह से रास्ते पर जैम लग गया, गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। तभी हेमंत ने हॉर्न बजाया और आगे निकलने के लिए रास्ता मांगा, लेकिन इस बात पर उस गाड़ी में बैठे लोग भड़क गए। वो उन्हें गाली देने लग गए। ये वकील का आरोप है। तभी उनमें एक लड़का गाड़ी के अंदर खड़ा हो गया। आरोप लगा कि उसने हवा में पिस्तौल लहरा दी और वकील को जान से मारने की धमकी दी। हेमंत जी द्वारा उनसे हॉर्न बजाकर रास्ता मांगा गया, जिसके उपरांत उन्होंने हेमंत जी पर पिस्टल तान दी व धमकी दी गई कि तेरे को जान से मार देंगे। थोड़ी देर में वहां कई लोग इकट्ठा हो गए, गाड़ी को घेर लिया। लड़के घबरा गए, चुपचाप वहां से चले गए। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका किसी को अंदाजा नहीं था। वहां से निकलने के बाद हेमंत नाम के वो वकील एक रेस्टोरेंट में गए। उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और बाहर खड़े होकर फोन पर बात करने लग गए। तभी 8 से 10 लड़कों से भरी एक गाड़ी वहां आई। एक लड़का डंडा लेकर उस गाड़ी से उतरा। उसने उतरते ही वकील को मारना शुरू कर दिया। लगातार उनके पैर पर वार करता रहा। दूसरे लड़के ने उन पर पीछे से हमला कर दिया, लात घूंसों की बरसात कर दी। हंगामा बढ़ गया तो लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। फिर वो लोग वहां से फरार हो गए। इसके बाद वकील ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। उधर झारखंड के गढ़वा में जनगणना के लिए एक टीचर घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। झारखंड के गढ़वा में एक टीचर घोड़े पर सवार होकर जनगणना का काम करने पहुंचे। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने वाली अपील के बाद से ही उन्होंने घोड़े की सवारी शुरू कर दी। टीचर के मुताबिक इससे उनका काम और आसान हो गया। हरियाणा के रेवाड़ी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से कई कर्मचारी घायल हो गए। वहां भारी मात्रा में केमिकल रखे होने की वजह से आग तेजी से फैल गई और पूरी फैक्ट्री लपटों की चपेट में आ गई। दमकल विभाग की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुलिस और रेलवे के कर्मचारियों ने तुरंत उस डिब्बे को खाली करवाया और जांच की। सुरक्षा को देखते हुए उस डिब्बे को ट्रेन से अलग किया गया। बिहार की राजधानी पटना में एक व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इससे पहले उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी और उनके ससुराल वालों को भी आग के हवाले कर दिया। जानकारी मिली कि उस महिला ने 1 महीने पहले ही अपने पति से परेशान होकर उन्हें तलाक दे दिया था और किसी और व्यक्ति से शादी कर ली। इसी बात से वो व्यक्ति नाराज चल रहे थे। इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक ढाबे में खाने में छिपकली मिलने की शिकायत आई तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उस ढाबे को सील कर दिया। एक युवक ने ढाबा चलाने वालों पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने खाना बनाने के दौरान लापरवाही बरती, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा और उसने दावा किया उसने उसी ढाबे से खाना पैक करवाया था, चिकन खरीदा था। घर पहुंचने पर उसने चिकन को एक प्लेट में निकाला, खाना शुरू किया तो उसकी नजर प्लेट पर गई। उसे चिकन का स्वाद भी कुछ अजीब लगा। उसका कहना है कि प्लेट में चिकन के अलावा भी कुछ और है। उसे ऐसा शक हुआ तो वो जमीन पर बैठ गया, चिकन को निहारने लगा। उसने आशंका जताई कि उसमें छिपकली है। उसने चम्मच से उसे बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। वीडियो बनाता रहा और उसका कहना उसको ये आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तुरंत उसने उस पर पानी डाला। कहां से आ गई इसमें छिपकली? सिद्धि करिए से यार, खा भी लियो। पहले तो वो छिपकली चिकन की ग्रेवी में गिरने की वजह से उसी रंग की दिख रही थी, ऐसा उसका कहना है। लेकिन पानी डाले जाने के बाद उसको यकीन हो गया कि छिपकली है। छिपकली को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। दूसरा युवक भी उसके पास था, वो दंग रह गया। तो जिस युवक ने चिकन खाया था उसका कहना उसकी तबीयत बिगड़ गई, उसको उल्टियां होने लग गई। वो लगातार उल्टी करता रहा। हालत खराब होने पर उसने पुलिस को जानकारी दी। युवक की तबीयत काफ़ी खराब हो गई एक रेस्टोरेंट का खाना खाकर। पुलिस फोर्स ने उसे मुजफ्फरनगर लेके चली गई, जहां से उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल मेरठ रेफर किया गया है। तो जहां से उसने चिकन लिया था, पुलिस और खाद्य विभाग की टीम उस ढाबे पर छापेमारी करने पहुंच गई। वहां खाने की जांच हुई, खाने के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए ढाबे को सील कर दिया। उधर भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बिजली कटौती हो गई तो परेशान लोगों ने हंगामा कर दिया। रात के वक्त बिजली जाने से लोग नाराज हो गए।
लोगों ने बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। कानपुर में लोगों ने प्रदर्शन किया, सहारनपुर में प्रदर्शन किया। सहारनपुर के हकीकत नगर में बिजली गुल होते ही लोग बिजली विभाग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। देखते ही देखते लोग दफ्तर के अंदर पहुंच गए, एक कमरे में फर्श पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। और फिर वहां उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। सभी लोग जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बन्नो प्रभु विमल जसु, जो दायित्व चार। प्रदर्शन में वहां के पार्षद भी शामिल हो गए। बिजली दफ्तर में यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। कानपुर में भी बिजली कटौती की वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोग सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे, बिजली विभाग के खिलाफ नारे लगाने लगे, बिजली विभाग के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ गए, जैम लगा दिया। अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालात को देखते हुए पुलिस पहुंची, लोगों को मनाने की कोशिश की, वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। काफी देर तक हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही। गुस्साए लोगों ने जल्द से जल्द बिजली की सप्लाई बहाल करने की मांग की। इधर नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कड़े निर्देश दिए। नीट पेपर लीक कांड के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने टेलीग्राम समेत दूसरी कंपनियों से कहा कि वो अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े फर्जी अकाउंटों को फौरन हटा दें, क्योंकि इनका इस्तेमाल पेपर लीक से लेकर अफवाह तक के मामलों में किया जाता है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया। वहां अवैध तरीके से बनाए गए मकानों और दुकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। हरियाणा के अंबाला में राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज प्रदर्शन कर रहे बिजली कर्मचारियों के बीच पहुंच गए। उन्होंने मंच पर पहुंचकर ज्ञापन लिया और उनकी मांगों को जल्द से जल्द लागू करवाने का भरोसा दिया। उधर पंजाब के मोहाली में उस वक्त दहशत फैल गई जब वहां 4.5 साल की एक बच्ची का अपहरण कर लिया गया। उस वक्त तो बच्ची अपने दादा दादी के साथ थी, उनके साथ स्कूल से घर लौटी थी। पुलिस कह रही है जैसे ही वो बच्ची स्कूल से घर पहुंची, वहां मोटरसाइकिल और कार से कुछ और लोग भी पहुंचे और दादा दादी के सामने ही बच्ची को लेकर फरार हो गए। दोनों ने बच्ची को बचाने की कोशिश की, चिल्लाते रहे, लोगों से मदद मांगते रहे, कार रोकने की कोशिश की, कार के बोनेट पर लटक गए, लेकिन आरोपियों ने कार नहीं रोकी, उन्हें बल्कि कुचलने की कोशिश की। और इस घटना के बाद वहां हंगामा मच गया। एक स्कूटर पर 2 लोग आते नजर आए, उन्हीं के साथ वो बच्ची भी दिखी। स्कूटर एक मकान के सामने रुका, मकान का दरवाजा बंद था। स्कूटर पर पीछे बैठी महिला के मकान के दरवाजे की तरफ बढ़ी महिला। तभी वहां पीछे से एक मोटरसाइकिल पहुंची, उस पर 2 लोग सवार थे। दोनों मोटरसाइकिल से उतरते ही बच्ची को खींचने लगे। थोड़ी देर में एक कार भी वहां पहुंच गई। कार रुकी, कार से कुछ लोग बाहर निकले, उन्होंने बच्ची के दादा दादी के साथ मारपीट कर दी और बच्ची को उठाकर कार के अंदर ले गए। वहां से भागने की कोशिश करने लगे। उन दोनों ने कार को घेर लिया, कार रोकने की कोशिश की, कार के बोनेट पर लटक गए, लेकिन उन लोगों ने कार नहीं रोकी, दोनों को कुचलने की कोशिश की और वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की। 6 घंटे बाद ही बच्ची को बरामद कर लिया गया। पुलिस ने बताया वो बच्ची अपनी मां के पास मिली। मां अपने ब्रदर ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बच्ची की मां के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। बच्ची की कस्टडी को लेकर उसके माता पिता के बीच विवाद चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है। आरोपियों के साथ हुई झड़प में बच्ची के दादा दादी घायल हो गए, उन्हें गंभीर चोट लगी, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे 4 लोगों को कुचल दिया। ट्रक की चपेट में आने से उनमें 2 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सड़क किनारे कुर्सियों पर बैठे थे, चाय पी रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, चाय की दुकान थी पास में। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक उनकी तरफ मुड़ गया, उन्होंने कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। चीख पुकार मच गई, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनमें कुछ लोग उस ट्रक के नीचे दब गए। उसके भारी भरकम पहिए उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ गए। वो सड़क के बीचों बीच बने डिवाइडर के पास बैठे थे। 3 युवक कुर्सियों पर बैठकर चाय पी रहे थे। थोड़ी दूरी पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनके आगे एक और व्यक्ति बैठे थे। तभी वो ट्रक डिवाइडर को तोड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ा। वहां बैठे लोग उसके नीचे आ गए, उन्हें भागने का मौका ही नहीं मिला।
हालांकि 2 युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। उन्होंने जैसे ही उस ट्रक को अपनी ओर आते देखा, वो पूरी ताकत के साथ दौड़ पड़े। ट्रक उन्हें छूकर गुजर गया। गोविंद नगर इलाके में हुआ। मथुरा के गोविंद नगर में हादसे के बाद लोग घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े। सड़क किनारे रखा एक काउंटर बुरी तरह टूटा हुआ दिखा। टक्कर होने की वजह से वो पिचक गया। डिवाइडर के कई हिस्से भी सड़क पर बिखर गए। जैसे जैसे हालात हो गए, लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। जानकारी मिली कि इस बीच ट्रक के ड्राइवर ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया और घायलों को भी अस्पताल ले जाया गया। उधर राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ नकाबपोश हमलावरों ने चाय की एक दुकान पर धावा बोल दिया। दुकानदार पर भी जमकर डंडे बरसाए, उनकी पिटाई की। कुछ लोग चाय पीने के लिए दुकान के पास खड़े थे, उनके लिए चाय बना रहे थे दुकानदार। 2 गाड़ियां वहां आकर रुकी। 7 लोग बाहर आए, उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे थे। हमलावरों को देखकर लोग खौफ से भर गए। उन लोगों ने दुकान के पास खड़े लोगों को हटने का इशारा किया। वो भी डर से किनारे हो गए। जब तक कुछ दुकानदार समझ पाता, उन लोगों ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी, डंडों की बरसात कर दी, काउंटर पर रखे सारे कुल्हड़ फोड़ दी, सारा सामान तहस नहस कर दिया। हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे ढक रखे थे ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। हमले के डर से दुकानदार नीचे बैठ गए। तभी एक व्यक्ति ने चाय के बर्तन पर डंडा मारा और वो बर्तन उनके ऊपर गिर गया। इतने में दूसरे व्यक्ति ने दुकान का दरवाजा खोला और दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी। उन पर डंडे बरसाए। उन लोगों ने एक के बाद एक हमले किए। एक व्यक्ति दुकान के अंदर घुस गए, दुकानदार को बेरहमी से पीटते दिखे। हालांकि दुकानदार ने उनका डंडा पकड़ लिया, खुद को बचाने की कोशिश की। तभी वो हमलावर उन्हें बाहर घसीटने की कोशिश में जुट गए। दूसरे हमलावर भी उन पर डंडे बरसाने लग गए। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से भाग निकले। हालांकि दुकानदार ने उन लोगों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो गाड़ियों में बैठकर फरार हो चुके थे। इधर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में मेयर दफ्तर से ममता बनर्जी की फोटो हटा दी गई। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के नए सीएम की फोटो लगा दी गई। आरोप लगा कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जबरदस्ती मेयर दफ्तर में घुस गए। उन्होंने वहां हंगामा खड़ा किया और तोड़फोड़ की। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ लोग बीजेपी कार्यकर्ता बनकर आए और वहां तोड़फोड़ की। इसकी वजह से मेयर दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। दफ्तर में ममता बनर्जी की टूटी हुई तस्वीर दिखाई दी। आसपास कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। दीवार पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगी दिखाई दी। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की फोटो भी दिखाई दी। आरोप लगाया गया ये सब कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। जबरदस्ती वहां घुस गए, ममता बनर्जी की फोटो हटा दी। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को झूठा बताया और टीएमसी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया। पार्टी का इंस्ट्रक्शन है कुछ नहीं करने का। अभी बीजेपी का रंग लगा के टीएमसी लोग अभी घुस के क्या कर रहे हैं, उसके लिए तो हम लोग के ऊपर ब्लेम नहीं देना चाहिए। तो आसनसोल नगर निगम में हलचल बढ़ गई, भारी भीड़ जमा हो गई, बाहर पुलिस फोर्स तैनात हो गई ताकि दोबारा इस तरह की घटना न हो। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान वहां की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। मेलोडी टॉफी पार्ले कंपनी की है, पार्ले प्रोडक्ट्स नाम की कंपनी की है। लेकिन पार्ले नाम की वजह से एक दूसरी कंपनी को बहुत फायदा हो गया। उस कंपनी के शेयर तेजी से उछल गए, जबकि मेलोडी टॉफी से उसका कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री ने जॉर्जिया मेलोनी को पार्ले की मेलोडी टॉफी का पैकेट दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पार्ले नाम सुनते ही कई निवेशकों ने शेयर बाजार में सर्च करना शुरू किया और पार्ले नाम की कंपनी के शेयर खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन जिस कंपनी के शेयर उन्होंने खरीदे वो टॉफी नहीं, वो मेलोडी टॉफी नहीं बनाती, वो तो प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़ी है। उसका नाम है पार्ले इंडस्ट्रीज, जबकि मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी का नाम है पार्ले प्रोडक्ट्स और वो शेयर बाजार में लिस्टेड भी नहीं है। निवेशक उसके शेयर नहीं खरीद सकते, वो शेयर बाजार में है ही नहीं। और ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को एक खास उपहार भेंट किया, मेलोडी टॉफी का एक पैकेट। जॉर्जिया मेलोनी ने इसका वीडियो खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने शेयर किया। तो मेलोडी टॉफी के इस पैकेट पर पार्ले लिखा हुआ था। पार्ले कंपनी का नाम है, पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी है, टॉफी बनाती है। कई दूसरे मशहूर ब्रांड भी हैं उसके सोशल मीडिया पर। लेकिन पीएम का वीडियो वायरल हुआ तो पार्ले नाम भी वायरल हो गया। कई निवेशकों ने पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद लिए। पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी का तो शेयर है ही नहीं, शेयर बाजार में नहीं है। लेकिन इस नाम की वजह से पार्ले इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर में जमकर खरीदारी हुई। एक दिन में ही कंपनी का शेयर करीब 5% तक उछल गया।
जबकि पिछले एक हफ्ते में इसमें करीब 7% की तेजी आई थी। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर करोड़ों बार देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का एक वीडियो कुछ ही घंटों के अंदर सोशल मीडिया पर करीब 10 करोड़ बार देखा गया। वीडियो में वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को उपहार में टॉफी का पैकेट देते नजर आए। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिर गए। हालांकि बाद में वैल्यू बाइंग के दम पर निचले स्तर से इनमें जोरदार रिकवरी आई। ब्रॉडर लेवल पर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी खरीदारी की रौनक लौटी। इसके कारण निवेशकों की संपत्ति करीब 2 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 26 मई तक भारत के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो भारत दौरे पर ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर अहम बैठकें करेंगे। WHO ने इबोला वायरस के तेजी से फैलने का दावा किया। WHO के मुताबिक अफ्रीकी देश कोंगो में इबोला वायरस के 600 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। WHO ने इसे लेकर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की हुई है। उधर अमेरिकी हमले में ढेर हुए ईरान के मिनाब स्कूल को लेकर अमेरिकी फौज ने बड़ा दावा किया। अमेरिकी फौज के एक अधिकारी ने कहा कि जिस मिनाब स्कूल पर हमला हुआ था उसके नीचे ईरान का एक एक्टिव बेस था। वहां ईरान की IRGC सेना की क्रूज मिसाइलें थीं। ये अमेरिकी फौज के अधिकारी एडमिरल ब्रैड कूपर जांच कमेटी के सामने पेश हुए थे। वहां उनसे मिनाब स्कूल पर हुए हमले के बारे में सवाल पूछे गए। जंग के पहले ही दिन ईरान के मिनाब स्कूल पर हमला हो गया था। 170 से ज्यादा बच्चियों और टीचरों की जान चली गई थी। अमेरिका पर आरोप लगे थे। ईरान ने कहा कि अमेरिका ने जानबूझकर बच्चियों के स्कूल पर हमला किया। हालांकि अमेरिका ने ईरान के आरोपों से इनकार किया था और मामले की जांच करवाने की बात कही थी। तो एडमिरल ब्रैड कूपर से इसी जांच के बारे में सवाल पूछे गए। जांच कमेटी ने पूछा कि क्या अमेरिका अपनी गलती मानने के लिए तैयार है, क्या अमेरिका मिनाब पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो जवाब में अधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और यह जांच काफी उलझी हुई है। उन्होंने दावा किया जिस मिनाब स्कूल पर हमला हुआ था उसके नीचे ईरान की मिसाइलों का बेस था। So it's a complex investigation. The school itself is located on an active IRGC cruise missile base. Absolutely. It's more complex than the average strike. As soon as we're complete, I'm fully committed to transparency. तो बयान से ये संकेत मिले कि अमेरिका ने फिर जानबूझकर उस स्कूल को निशाना बनाया था, स्कूल पर हमला किया था, मासूम बच्चों की जान ली थी। और अब ये कह रहा है, मतलब वो हमला तो हुआ था अमेरिका की तरफ से, ये तो संकेत मिल ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका का कहना है कि वो तो मिसाइल बेस पर हमला कर रहा था, ऊपर स्कूल था। पहले तो अमेरिका ने इस हमले पर कोई साफ जवाब नहीं दिया था। अभी भी कह रहा है कि जांच हो रही है, लेकिन पहले अमेरिका ने माना नहीं था कि उसने ये मिसाइल चलाई थी। लेकिन अमेरिकी फौज के अधिकारी के इस बयान से ये संकेत मिले कि मिसाइल तो चलाई थी और पूरी प्लानिंग के साथ मिसाइल चलाई थी। अब ये कह रहे हैं कि वो मिसाइल बेस पर मिसाइल चलाई थी और उसके ऊपर स्कूल था। तो क्या अमेरिका को पता था कि ऊपर स्कूल है? क्या अमेरिका को पता था स्कूल में कई टीचर और बच्चियां हैं? हालांकि ईरान ने उस स्कूल के नीचे मिसाइल बेस होने की बात से साफ इनकार कर दिया। ईरान कह रहा है अमेरिका मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है, झूठ बोल रहा है, हमले की सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के मुताबिक मिनाब स्कूल के नीचे कोई मिसाइल बेस था ही नहीं। ईरान हमेशा से यह आरोप लगाता है कि अमेरिका ने जानबूझकर मिनाब स्कूल पर हमला किया था, लेकिन अमेरिका ने हर बार इन आरोपों से इनकार किया। शुरुआत में तो अमेरिका ने हमला करने की बात से ही इनकार कर दिया था। अमेरिका ने उल्टा ईरान पर ही हमले का आरोप लगा दिया था। उस वक्त ये जानकारी सामने आई थी कि मिनाब में स्कूल पर जो हमला हुआ था वो अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल से हुआ था। साफ हो गया था हमला अमेरिका की तरफ से ही किया गया था। लेकिन उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर आरोपों से इनकार कर दिया था कि अमेरिका ने कई देशों को टॉमाहॉक मिसाइलें दे रखी हैं। तो पता नहीं किसने किया है। यह तक कह दिया था कि ईरान के पास भी टॉमाहॉक मिसाइल है। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही अमेरिकी फौज का एक और बयान सामने आया। अमेरिकी फौज ने बताया कि उस स्कूल के पास ईरान की IRGC सेना का एक बेस मौजूद है। अमेरिकी फौज ने उस बेस को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके पास जो लोकेशन की जानकारी थी वो पुरानी थी। इस वजह से मिसाइल उस बेस पर गिरने के बजाय स्कूल पर गिर गई थी। उसके बाद यह दावा किया गया था
कि IRGC सेना का वो बेस पहले उस जमीन का हिस्सा हुआ करता था जहां पर अब वो स्कूल बना है। इसी गलती की वजह से अमेरिकी सेना ने उस स्कूल पर हमला कर दिया था। लेकिन अमेरिकी फौज के नए बयान से तो ये कहानी अलग होती दिख रही है। अब उनके बयान से संकेत मिल रहे हैं कि जो हमला हुआ वो तो किया था और प्लानिंग के तहत किया था, लेकिन अब कह रहे हैं नीचे बेस था इसलिए किया था। सवाल यह है कि यह पता था क्या ऊपर स्कूल है? इधर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मौजूद वॉल स्ट्रीट इलाके में एक कार में धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। हादसा तब हुआ जब वो कार सड़क के बीचों बीच चल रही थी। आसपास कई लोग मौजूद थे। कार में अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी खतरनाक थीं कि कुछ ही देर में उन्होंने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि कार चला रहे व्यक्ति ने समय रहते अपनी जान बचा ली, तुरंत कार से नीचे उतर गए, लेकिन उनकी कार कुछ ही सेकंड में आग का गोला बन गई। खौफनाक लपटों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया। धमाके होने लग गए, आग और भड़क गई, लपटें आसमान छूती दिखीं, काले धुएं का गुबार आ गया, कई फीट ऊपर तक फैल गया। इतनी खतरनाक लपटें दिखी कि आसपास की इमारतों पर खतरा मंडराने लग गया, दूसरी गाड़ियों पर खतरा मंडराने लग गया। जो कार जल रही थी उसके पीछे एक और कार खड़ी थी, उसे चला रहे व्यक्ति ने तुरंत अपनी कार पीछे की। लपटों को देखकर लोग खौफ से भर गए, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। तेज हवाओं के कारण आग की लपटें काफी दूर तक फैल गईं। आसमान में काला धुआं भर गया। जिस कार में धमाका हुआ उसके आसपास सब कुछ धुंधला पड़ गया। दमकल विभाग की टीम आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक वो कार पूरी तरह जल गई। शीशे चकनाचूर हो गए, सफेद कार पर सिर्फ कालिक दिखाई दी। आगे का हिस्सा तो गायब ही हो गया, टायर जलकर आधे हो गए। फिर दमकल कर्मियों ने आग बुझाई।